नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द और 12वीं की परीक्षा स्थगित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विद्यार्थियों का हित सरकार की मुख्य प्राथमिकता। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ देश में कोविड की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने देश में रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़ाने और कीमत घटाने की स्वीकृति दी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र में 15 दिन के कड़े प्रतिबंध आज रात से लागू। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पोषण के बारे में जागरूकता लाने के लिए आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार समाप्त। राष्ट्र संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की 130वीं जयंती पर उन्हें स्मरण कर रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 में पब्लिक इश्यू के जरिए फंड में 115% की वृद्धि। म्यूचुअल फंड उद्योग के तहत परिसंपत्तियां 41% बढ़कर 31,43,000 करोड़ रुपए हुई। आईसीसी की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में विराट कोहली को पछाड़कर पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज हुए और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मैच जारी। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। आपसे अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित और 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में ये फैसला किया। ये परीक्षाएं अगले महीने होनी थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों का हित सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए और साथ ही उनकी पढ़ाई का नुकसान भी न हो। कोविड की मौजूदा स्थिति, स्कूलों के बंद होने और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि 1 जून को कोविड की स्थिति की समीक्षा के बाद 12वीं की परीक्षा की तिथि के बारे में फैसला किया जाएगा। इंटर की जो परीक्षाएं अभी 31 मई तक स्थगित की जाए। 1 जून को फिर आगे बताया जाएगा कि जो भी समय और परिस्थितियां होंगी उनकी सुरक्षा और उनके भविष्य, इन दोनों को देखते हुए आगे की तिथियों को तय किया जाएगा। परीक्षा आयोजित करने से कम 15 दिन पहले सूचना दी जाएगी। श्री निशंक ने कहा कि 10वीं कक्षा के अंक बोर्ड द्वारा विकसित प्रक्रिया के आधार पर दिए जाएंगे और अगर कोई विद्यार्थी अंकों से संतुष्ट नहीं हुआ तो उसे स्थिति अनुकूल होने पर परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। इन परिस्थितियों में जो हाई स्कूल के छात्र छात्राएं हैं उनको प्रमोट किया जाए। सीबीएसई एक तंत्र ऐसा विकसित करे कि चाहे आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्टिकल या इस तरीके की कुछ जो भी बिंदु उनको समाहित करना है मूल्यांकन का, उसको सुनिश्चित करके उनको प्रमोट कर दें। कई राज्यों ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग की थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड महामारी के बारे में राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं। ये बैठक महामारी के मामलों में तेज बढ़ोतरी और इसका फैलाव रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोविड संबंधी एहतियातों का सख्ती से पालन करने के बारे में आयोजित की गई है। राज्यपालों और उपराज्यपालों की ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सभी संबद्ध पक्षों को महामारी से निपटने में भागीदार बनाना चाहता है और इसके मामलों में आई तेजी को रोकने में भी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता।
पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। श्री मोदी ने बढ़ते संक्रमण से कारगर ढंग से निपटने के लिए छोटे छोटे नियंत्रण क्षेत्र बनाने और राज्यों से महामारी की रोकथाम के उपाय तेज करने को कहा था। एक रिपोर्ट। यह संवाद ऐसे समय हो रहा है जब देश में कोरोना संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और केंद्र सरकार द्वारा इस पर नियंत्रण के लिए लगातार कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। राज्यपाल और उपराज्यपालों के साथ यह बैठक इस मामले में महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार इस महामारी पर नियंत्रण की दिशा में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है। यह बैठक प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद के कुछ दिनों बाद हो रहा है, जहां श्री मोदी ने राज्यों से कोविड महामारी से लड़ाई में राज्यपालों की भागीदारी पर भी जोर दिया था। प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया था कि इस पहल से समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा और विभिन्न क्षेत्र के लोगों को एक साथ लाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि पिछले साल मार्च महीने में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी राज्यपालों से संवाद किया था, जब देश में कोरोना के मामले सामने आने लगे थे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रशंसा करते हुए कहा है कि ये वैश्विक मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक नीति है। उन्होंने कहा कि नई नीति जाने माने शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दृष्टिकोण के अनुरूप है। भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ की राष्ट्रीय बैठक तथा कुलपतियों के राष्ट्रीय सेमिनार में वर्चुअल माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि केंद्र देश में संस्थागत और शैक्षिक मजबूती पर ध्यान दे रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एनईटीएफ का भी प्रावधान है, जो शिक्षा में टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर जोर देता है। हम ये चाहते हैं कि सारी यूनिवर्सिटीज मल्टी डिसिप्लिनरी बने। हम स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं, जैसे इजी एंट्री एग्जिट और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाकर आसानी से कहीं भी कोर्स पूरा करना। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश की हर यूनिवर्सिटी को साथ मिलकर एक दूसरे से तालमेल बिठाकर काम करना ही होगा। श्री मोदी ने कहा कि बच्चे विशेष क्षमताओं से संपन्न होते हैं। संस्थागत मजबूती के साथ उनकी संकल्प शक्ति को बल देने से उन्हें मानसिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने युवाओं और उनके कौशल पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना केवल युवाओं के सक्रिय योगदान से ही हासिल किया जा सकता है। आज जैसे जैसे देश आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर आगे बढ़ रहा है, स्किल युवाओं की भूमिका और उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्किल्स की इसी ताकत को देखते हुए देश को पहले शिक्षण संस्थानों और उद्योगों के कोलैबोरेशन पर बहुत जोर दिया था। आज तो देश के पास और भी असीम अवसर हैं और भी आधुनिक दौर के नए नए उद्योग हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डेटा से लेकर 3D प्रिंटिंग, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, आज दुनिया में भारत फ्यूचर सेंटर के रूप में देखा जा रहा है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सीख से देशवासियों को शांति तथा सफलता के मार्ग पर चलने में मदद मिली है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन के उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने और इसकी कीमत कम करने का फैसला किया है। सरकार ने 6 निर्माताओं को हर महीने 7 अतिरिक्त केंद्रों पर इसकी 10 लाख खुराक उत्पादन करने की अनुमति दी है। इस समय देश में रेमडेसिविर के 7 निर्माताओं की कुल संस्थापित मासिक उत्पादन क्षमता 38,80,000 खुराक की है।
रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता की समीक्षा की। मंत्रालय ने बताया कि हर महीने 30 लाख और खुराक का उत्पादन करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इससे मासिक उत्पादन क्षमता बढ़कर 78 लाख खुराक हो जाएगी। इससे पहले सरकार ने घरेलू दवा बाजार में इसकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। मंत्रालय ने कहा है कि रेमडेसिविर के दवा निर्माताओं ने इसके दाम में कमी लाने के लिए खुद ही पहल की है, जिससे इस सप्ताह के अंत तक इसकी कीमतों में गिरावट आएगी और कोविड महामारी के खिलाफ संघर्ष में मदद मिलेगी। निर्माताओं से कहा गया है कि वे अस्पतालों और चिकित्सा संस्थाओं को इंजेक्शन की सप्लाई को प्राथमिकता दें। भारत के औषधि महानियंत्रक ने केंद्र और राज्य सरकारों के प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इंजेक्शन की कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी के खिलाफ मामलों में तत्काल कार्रवाई करें। मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता की लगातार निगरानी कर रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में 1,84,372 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1,38,73,825 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 11,11,79,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। बीते एक दिन में 82,339 मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही अब तक 1,23,36,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर घटकर 88.92% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 1,027 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की संख्या 1,72,085 हो गई है। इस समय 13,65,000 कोविड रोगियों का उपचार किया जा रहा है। जाने माने कलाकार अशोक सराफ ने कहा है कि सभी को निसंकोच टीका लगवाना चाहिए। हम सब देख रहे हैं कि जब लग रहा था कि कोरोना पर हमने काबू पा लिया है, तभी अचानक से इसका फैलाव बढ़ने लगा है। इससे बचाव के लिए हम सब प्रयास भी कर रहे हैं। अब हमें और एक काम करना है और वो ये कि हमें कोविड से बचाव के लिए अब टीका लगाना पड़ेगा। डरना नहीं, हमारे टीका सुरक्षित है। टीका लगाने के लिए सभी पात्र नागरिकों को मैं आह्वान करता हूं कि वो आगे आएं, टीका लगाएं और खुद को और अपने परिवार को और हमारे देश के सभी नागरिकों को कोरोना से सुरक्षित करने में अपना योगदान दें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कोविड महामारी की श्रृंखला तोड़ने के लिए पूरे राज्य में आज रात 8 बजे से 15 दिन के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि रोजाना बढ़ रहे कोविड के आंकड़े एक डरावना रूप ले चुका है और इस कारण राज्य भर में धारा 144 लागू होगी। इस अवधि के दौरान सार्वजनिक परिवहन पर इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन केवल आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों को आने जाने की अनुमति होगी। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि वह राज्य सरकार को महाराष्ट्र के बाहर से ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए भारतीय वायुसेना की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दे। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री से इसे राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा घोषित करने और राहत पैकेज देने पर विचार करने का आग्रह करेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार अपनी ओर से गेहूं का रियायती राशन 3 रुपए प्रति किलो और चावल 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 1 महीने की अवधि के लिए 7 करोड़ दिहाड़ी मजदूरों को प्रदान करेगी। विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत पंजीकृत घरेलू कर्मचारी, ऑटो रिक्शा लाइसेंस परमिट धारक और अन्य पंजीकृत लाभार्थियों को राज्य सरकार 1 महीने के लिए 1,500 रुपए का भत्ता देगी। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले ने नागरिकों से अपील की है कि वे कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें और अपने घर में ही रहें। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कोविड महामारी धर्म, विचार और स्त्री पुरुष तथा आयु में कोई भेद नहीं करते, इसलिए इसके खिलाफ संघर्ष जारी रखना जरूरी है। इस बीच कल महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित नई मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप मुंबई के पुलिस उपायुक्त एस चैतन्य ने धारा 144 लागू करते हुए 5 से ज्यादा लोगों के एक जगह एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश 1 मई को सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। इसके अनुसार अनावश्यक सेवाएं स्थगित रहेंगी और सार्वजनिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। मास्क लगाने, एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और सरकार द्वारा जारी कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में टीका उत्सव में तेजी आ गई है।
इसके तहत अब तक 1,21,936 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा है कि लोगों की मांग पर टीकाकरण अभियान की अवधि बढ़ाकर 4 दिन और कर दी जाएगी। कोविड टीका उत्सव तिरुविदा को इस महीने की 11 तारीख को शुरू किया गया था। इससे संबंधित सभी तैयारियां केंद्र शासित प्रदेश के 100 स्थानों पर पूरी कर ली गई हैं। इनमें सरकारी अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और कुछ सरकारी विद्यालय शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1,21,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। इनमें 29,427 स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी, 16,852 अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी और 75,657 नागरिक शामिल हैं। जो लोग टीका लगवा चुके हैं उन पर अब तक टीके का कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है। कोविड की आपातकालीन स्थिति को देखते हुए सभी अस्पतालों में टीकाकरण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस बीच पुदुचेरी में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 91.79% है और मृत्यु दर 1.54% है। पुदुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड से संक्रमित पाए गए हैं। वे कल से पृथकवास में हैं। योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर कहा है कि उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वे इलाज करवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कोरोना संक्रमित हैं। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद वे आइसोलेशन में हैं। राज्य में 3 जिलाधिकारियों सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 10 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी भी संक्रमित पाए गए हैं। मुख्यमंत्री के 11 सदस्यीय टीम के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी संक्रमित हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर बांग्लादेश में 8 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। राजधानी ढाका में सड़कें सुनसान हैं और ज्यादातर दुकानें बंद हैं। फल, सब्जी और किराना जैसी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली हैं। आज बांग्ला नववर्ष मनाया जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन के कारण किसी तरह का हर्षोल्लास नहीं देखा जा रहा है। ढाका में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। लोगों से कहा गया है कि आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकलें। विश्व बैंक ने बांग्लादेश को कोविड महामारी से निपटने और भविष्य में इससे उत्पन्न संकट और कोविड टीकाकरण के लिए $1 अरब की वित्तीय सहायता दी है। कोविड आपात कार्रवाई और महामारी से निपटने की तैयारी के लिए बांग्लादेश को $50 करोड़ मिले हैं, जिससे 5,40,00,000 लोगों को टीके लगाए जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द की, 12वीं की परीक्षा भी स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विद्यार्थियों की भलाई सरकार की मुख्य प्राथमिकता। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यपालों और उपराज्यपालों की देश में कोविड की स्थिति पर चर्चा जारी। केंद्र सरकार ने देश में रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़ाने और कीमत घटाने की स्वीकृति दी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र में 15 दिन के कड़े प्रतिबंध आज रात से लागू। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आहार क्रांति मिशन की शुरूआत की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार समाप्त। राष्ट्र संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती पर उन्हें स्मरण कर रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 में पब्लिक इश्यू के जरिए फंड में 115% वृद्धि। म्यूचुअल फंड उद्योग के तहत परिसंपत्तियां 41% बढ़कर 31,43,000 करोड़ रुपए की हुई। आईसीसी की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में विराट कोहली को पछाड़कर पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज बने। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में सनराइजर हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मैच जारी। पोषण के बारे में जनता में जागरूकता लाने के लिए सरकार ने आहार क्रांति अभियान शुरू किया है। इसे आहार से जुड़ी इस विशेष समस्या, खासतौर पर खुशहाली के बावजूद भोजन से संबंधित कुपोषण से निपटने के लिए शुरू किया गया है। भारत सहित विश्व भर में ये समस्या महसूस की जा रही है। अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में कैलोरी के लिहाज से जितने कृषि उत्पादों की जरूरत है, उससे दोगुना उत्पादन होता है, लेकिन इसके बावजूद देश में कुपोषण की समस्या बरकरार है। समृद्धि के बावजूद भूखमरी की इस अजीबोगरीब समस्या का कारण लोगों में पोषण के बारे में जागरूकता की कमी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आहार क्रांति अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का आदर्श वाक्य है, उत्तम आहार उत्तम विचार।
आहार क्रांति अभियान का शुभारंभ करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जब देश कोविड महामारी का प्रकोप झेल रहा है तो इसके दुष्प्रभाव को कम करने में संतुलित आहार की विशेष भूमिका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना आज पहले के मुकाबले कहीं अधिक जरूरी हो गया है। आहार क्रांति अभियान के अंतर्गत लोगों को भारत के परंपरागत भोजन में पोषण, स्थानीय फलों और सब्जियों के औषधीय गुणों और संतुलित आहार के महत्व के बारे में बताया जाएगा। ये अभियान विज्ञान भारती, ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम, विज्ञान प्रसार और प्रवासी भारतीय अकादमिक और वैज्ञानिक संपर्क के सहयोग से शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार तय सीमा से 24 घंटे पहले आज शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 6 जिलों के 45 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। दार्जिलिंग विधानसभा क्षेत्र पर हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। दार्जिलिंग विधानसभा सीट से कुल 9 उम्मीदवार अपनी राजनीतिक किस्मत आजमाएंगे। भाजपा ने मौजूदा विधायक नीरज जिम्बा को फिर से मैदान में उतारा है। सीपीआईएम के उम्मीदवार गौतम राज राय संयुक्त मोर्चा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सत्तारूढ़ टीएमसी ने किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है, लेकिन गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बिमल गुरुंग गुट को समर्थन दिया है। इस सीट पर 2,41,000 मतदाता अपने मतदान का अधिकार कर पाएंगे। भाजपा ने दार्जिलिंग में मतदाताओं से कई वादे किए, जिनमें गोरखा समुदाय की समस्याओं का स्थायी राजनीतिक समाधान भी शामिल है। भाजपा के अलावा बाकी उम्मीदवारों ने गोरखा समुदाय को एसटी का दर्जा देना, पीने के पानी के समस्या का समाधान और सहायक समूहों का विकास करने जैसे मुद्दे चुनावी प्रचार अभियान में उठाए थे। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दार्जिलिंग। कोविड के तेजी से बढ़ते मामलों और कलकत्ता उच्च न्यायालय के अनुसार पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने 16 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का एक एक प्रतिनिधि शामिल होगा। जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों तथा पुलिस अधीक्षकों से भी कहा गया है कि वे चुनाव के दौरान कोविड संबंधी दिशा निर्देशों के पालन को सुनिश्चित बनाएं। उच्च न्यायालय ने कोविड दिशा निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। इस बीच वाम मोर्चा ने पहले ही चुनाव प्रचार कम से कम करने और चुनाव के अगले 3 चरणों में बड़ी चुनावी रैली न करने का निर्णय लिया है। देश आज संविधान के प्रमुख शिल्पी डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की 130वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आम्बेडकर जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री कोविंद ने कहा है कि डॉक्टर आम्बेडकर जीवन भर प्रतिकूलताओं के बीच अपने लक्ष्य पर डटे रहे और असाधारण उपलब्धियां हासिल की। श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि महान समाज सुधारक, उत्कृष्ट बुद्धिजीवी और संविधान निर्माता डॉक्टर आम्बेडकर सच्चे मानवतावादी थे। श्री मोदी ने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का डॉक्टर आम्बेडकर का संघर्ष प्रत्येक पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर आज चैत्य भूमि गए और बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले, महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल और मुंबई के प्रभारी मंत्री असलम शेख ने भी इस अवसर पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर आम्बेडकर को असाधारण प्रतिभा का धनी व्यक्ति, अर्थशास्त्री और विद्वान बताते हुए श्री कोश्यारी ने कहा कि उन्होंने समाज के सबसे उपेक्षित तबकों में आत्मविश्वास का संचार किया। राज्यपाल ने लोगों से डॉक्टर आम्बेडकर की लिखी पुस्तकें और उनकी जीवनी पढ़ने और उनके सपनों के भारत का निर्माण करने के लिए प्रयास करने का भी आग्रह किया। राज्यपाल ने एक पुस्तक कालाच्या पलिकडच्या महामानव का विमोचन किया, जो जाने माने लोगों द्वारा डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन और कार्यों के बारे में लिखे गए लेखों का संग्रह है। इसका संपादन सांसद राहुल शेवाले ने किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोविड महामारी के कारण वर्ष 2020-21 में अनिश्चय के बावजूद इससे पहले के वर्ष के मुकाबले सार्वजनिक निर्गमों और राइट्स निर्गमों से कंपनियों ने अधिक धनराशि एकत्र की।
वित्त मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2020-21 में सार्वजनिक निर्गमों यानी पब्लिक इश्यूज के जरिए 46,030 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए, जो कि इससे पहले वर्ष के मुकाबले 115% अधिक है। दूसरी ओर राइट्स इश्यूज में 15% की बढ़ोतरी के साथ 64,059 करोड़ रुपए प्राप्त किए गए। विज्ञप्ति के अनुसार कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में निर्गमों की संख्या वर्ष 2021 में 10% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के अनुसार वर्ष के दौरान 7,82,427 करोड़ रुपए के 2003 कॉरपोरेट बॉन्ड निर्गम जारी किए गए। इसी तरह म्यूचुअल फंड योजनाओं में पैसा लगाने वाले निवेशकों की संख्या वर्ष 2020-21 में 10% बढ़ी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि म्यूचुअल फंड उद्योग के प्रबंधन के अंतर्गत परिसंपत्तियां 41% बढ़कर 31 मार्च 2021 को 31,43,00,000 करोड़ रुपए हो गई। दिल्ली सरकार ने आज होटलों को निजी अस्पतालों के साथ संलग्न करने का निर्देश दिया है, ताकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड के मरीजों के लिए पर्याप्त संख्या में बिस्तर उपलब्ध रहें। 23 निजी अस्पतालों को अपने अपने इलाके के चिन्हित होटलों और बैंक्वेट हॉलों के साथ संलग्न करने और कोविड मरीजों के लिए आवश्यक प्रबंध करने का भी निर्देश दिया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि सरकारी अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की सुविधा के साथ 718 बिस्तर और 187 आईसीयू वाले बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली आईसीसी एकदिवसीय बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले से दूसरे स्थान पर आ गए हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम 865 अंक के साथ अब रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं। विराट कोहली के 857 अंक हैं और वे 3 साल से ज्यादा समय तक पहले स्थान पर बने रहे। रोहित शर्मा 825 अंक के साथ तीसरे स्थान पर हैं। भारतीय गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह 690 अंकों के साथ चौथे स्थान पर हैं। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में सनराइजर हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू से हो रहा है। सनराइजर हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 12 ओवर में 2 विकेट पर 91 रन बना लिए हैं। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने वर्तमान चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। डेविड वार्नर की कप्तानी वाली सनराइजर हैदराबाद को पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने हराया है। हरिद्वार महाकुंभ में मेष संक्रांति बैसाखी के अवसर पर हजारों श्रद्धालु सहित विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों ने पवित्र गंगा में स्नान किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। देश के विभिन्न हिस्सों से हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु विभिन्न घाटों पर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। इस बीच महाकुंभ के शाही स्नान के अवसर पर आज हर की पैड़ी पर विभिन्न अखाड़ों के साधु संत परंपरा घंटक से पूजन अर्चन के साथ ही गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगा रहे हैं। मेला प्रशासन ने अलग अलग अखाड़ों के लिए गंगा स्नान के लिए अलग अलग समय निर्धारित कर रखा है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने विशेष इंतजाम कर रखे हैं। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए कोविड गाइडलाइंस के मद्देनजर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का उद्घाटन किया। आयोग में अब तक अनुसूचित जाति से संबंधित पीड़ित की शिकायत पर व्यक्तिगत रूप से विचार किया जाता रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द की, 12वीं की परीक्षा भी स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विद्यार्थियों का हित सरकार की मुख्य प्राथमिकता। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यपालों और उपराज्यपालों की देश में कोविड की स्थिति पर चर्चा जारी। केंद्र सरकार ने देश में रेमडेसिवियर का उत्पादन बढ़ाने और कीमत घटाने की स्वीकृति दी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र में 15 दिन के कड़े प्रतिबंध आज रात से लागू। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पोषण के बारे में जागरूकता लाने के लिए आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार समाप्त। राष्ट्र संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की 130वीं जयंती पर उन्हें स्मरण कर रहा है। और वित्त वर्ष 2020-21 में पब्लिक इश्यू के जरिए फंड में 115% की वृद्धि। म्यूचुअल फंड उद्योग के तहत परिसंपत्तियां 41% बढ़कर 31,43,000 करोड़ रुपए हुए।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।